बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सुहेल अफरीदी मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाला लड़का है। आप इसको कभी दहशतगर्द और कभी स्मगलर बनाते हैं। आपको शर्म नहीं आती? सूबाई हुकूमत से एंगेजमेंट की बजाय उसके खिलाफ बयानियां बनाते हैं। अपने ज़मीर को भी थोड़ा देखो। फिर उन्होंने कहा कि मैं तजवीज़ देता हूं कि स्पीकर अपने दफ्तर में जरगा बुलाएं और मैं जुबान देता हूं कि वजीर आला भी आएंगे। इस तलाल चौधरी को क्या पता कि वहां खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है। इसको तो तकरीर की पर्ची मिलती है और इसमें भी जबान इतनी लंबी है इसकी। वैसे तलाल चौधरी को वाकई क्या पता, फैसलाबाद में बेचारा पहले परवेज इलाही की गाड़ी के आगे डांस करता था, फिर नवाज शरीफ की गाड़ी के आगे डांस करता था। उसको उठा के कहां से कहां पहुंचा दिया, सिर्फ इसलिए कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को पसंद आ रहा है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को डांस करने वाले इस तरह के लड़के जो डिस्को टाइप के हों और थोड़ा सा वो हर तरह की बात मान लें और जो उन्हें पर्ची दी जाए वो पढ़ लें, तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को तो पसंद होते हैं। पहले ये परवेज इलाही की गाड़ी के आगे रक्स करते थे, फिर नवाज शरीफ की गाड़ी के आगे रक्स करते हैं, तो जिंदगी इनकी रक्स में ही गुजर गई है। असद कैसर साहब कहते हैं जी हमारे वजीर मुमलिकत साहब जो तकरीर के बहुत माहिर हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं कुछ वजाहतें करना चाहता हूं और हकायक भी बयान करना चाहता हूं। सबसे पहले बताना चाहता हूं कि पीटीआई नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद चाहती है और जब यह प्लान बन रहा था पीटीआई इसका हिस्सा थी। यह देखना पड़ेगा इस पर क्यों अमल दरामद नहीं हो सका। हम दहशतगर्दी को एक लानत समझते हैं और चाहते हैं इसका मुकम्मल खात्मा हो। मैं पूछना चाहता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर ने कौमी जरगा मुनक्कद किया जिसमें हुकूमती इत्तेहादी भी शामिल थे। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने जिस मुत्तफिका एलामिया पर दस्तखत किए वो जारी किया गया, वो एलामिया आपने पढ़ा? देखिए असल में तो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने फैसला करना है ना कि सूबे के अंदर अमन अमान किस तरीके से आएगा। जो बाहर से बंद कमरों में फैसले होते रहे उन्होंने तो अभी तक बेड़ा गर्क ही किया है। नाजरीन, राणा सनाउल्लाह साहब ने भी सेनेट में खिताब किया। उन्होंने कहा कि आज जो 8 फरवरी को हुआ इलेक्शन में धांधली हुई थी, उन्होंने कहा क्या यह मुल्क में पहली बार हुआ है? अगर 8 फरवरी पर ही बैठे रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। उन्होंने 2018 के इलेक्शन का भी हवाला दिया कि वहां पे आरटीएस बैठा, धांधली की गई। आए मिल बैठे और आइंदा के लिए पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए इक़दामात करें। देखें ये राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि आगे बढ़ते हैं। हुकूमत की एक तो मैं उनकी बात से इत्तफाक नहीं करता। 2024 में जो इलेक्शन हुआ उसका मवाजना आप पाकिस्तान में होने वाले किसी भी इलेक्शन के साथ नहीं कर सकते। पाकिस्तान के इंतखाबात में एस्टेब्लिशमेंट हमेशा 19-20 करती रही है, लेकिन इस तरह का मामला कभी नहीं किया। और अगर आप 2018 के इंतखाबात की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सरियत को अकलियत में बदला गया था। जो हकीकत है, जो सरवर बारी साहब भी कह रहे हैं, बहुत सारे और सीनियर तज्जियाकार वो ये बात मान चुके हैं कि पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ सीटें छीनी गई थी ताकि इमरान खान साहब की हुकूमत को बैसाखियों पे खड़ा किया जा सके। और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने आरटीएस बैठने के बाद पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की सीटों को बढ़ाया था और पीटीआई की सीटों को कम किया था। तो 2018 में भी धांधली पीटीआई के खिलाफ हुई थी, लेकिन बयानिया ऐसा बना लिया पीएमएलएन ने, आरटीएस करते करते उन्होंने ऐसा शानदार बयानिया बनाया कि लोगों को लगा कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धांधली करके जितवाया गया। ऐसा नहीं हुआ था। हुआ यह था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई बंदों को इलेक्शन हरवा दिया गया ताकि वो बैसाखियों के ऊपर हुकूमत बनाए और जब चाहे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिरा दे। ये इसलिए उन्होंने ये सारा प्लान किया था और बाद में वो प्लान एग्जीक्यूट भी हुआ। इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा दी गई। हाँ, जहांगीर तरीन ने कई ऐसे लोगों को जो आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़े थे उन्हें जाकर अपनी पार्टी के साथ मिलाया था, लेकिन उन दिनों का मवाजना 2024 से करना यह तो सरासर ज्यादती है। 2024 में तो इलेक्शन लड़ने ही नहीं दिया गया, इंतखाबी निशान नहीं था, कागजात नामजदगी छीन कर भाग जाते थे, अगवा बराए बयान चल रहा था। इन्होंने तो पूरी की पूरी पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया ना, और कौम को भी डराया। तो ये मवाजना बनता ही नहीं है। आरओज जो है वो ब्यूरोक्रेसी से लिए गए। सबसे बड़ा सत्यानाश तो काजी फायज ईसा ने यह किया। एक पॉलिटिकल पार्टी को अपना झंडा तक उठाने की इजाजत नहीं थी। तो ये मवाजना जो भी करता है ना वो ज्यादती करता है, लेकिन हुकूमत की ख्वाहिश है
کہ چیزیں نارملائز ہوں اور کم سے کم یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو تسلیم کر لے پاکستان تحریک انصاف، اور تحریک انصاف ان کے ساتھ بیٹھ جائے اور کوئی اس طرح کا ماحول بنا لے کہ یہ حکومت اپنی مدت پوری کر لے، اگلے الیکشن میں پھر دیکھیں گے۔ تو جب الیکشن آئے گا اگلا، تب دوبارہ سے کوئی فارم 47 ٹائپ کی وہ گیم کھڑی کر دیں گے یا کوئی اور کھیل کھیل دیں گے۔ لیکن رانا صاحب کہتے ہیں جناب کوئی طریقہ کار کرتے ہیں اور کوئی رستہ نکالتے ہیں، لیکن کیا عمران خان صاحب اس پہ راضی ہو جائیں گے؟ کیونکہ عمران خان کے بغیر نہ تو اچکزئی کچھ کر سکتے ہیں، نہ علامہ راجہ ناصر عباس کر سکتے ہیں، نہ پاکستان تحریک انصاف کر سکتی ہے۔ فیصلہ تو بلاخر عمران خان صاحب نہیں کرنا۔ ناظرین، اب 25 جنوری کو مالاکنڈ کی باری آ گئی ہے۔ یہ مراد سعید کا علاقہ ہے، جنید اکبر صاحب کا علاقہ ہے، اور یہاں پاکستان تحریک انصاف بہت مقبول ہے۔ عمران خان صاحب کا طوطی بولتا ہے اس ریجن میں۔ تو مالاکنڈ کے اندر جب یہ موبلائزیشن ہوگی اور وہاں پہ ریلی نکلے گی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جائیں گے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے اور کتنی تگڑی صورتحال بنتی ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ لیکن موبلائزیشن چل رہی ہے۔ میں آپ کو پھر یہ کہہ دوں کہ شہروں کو بند کیسے کرنا ہے، گلی محلوں میں اور علاقوں کے اندر کس طریقے سے ڈیوٹیاں لگانی ہیں، وہ کام ابھی تک نہیں ہوا۔ مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف مقبولیت کے بلبوتے کے اوپر ملک کو بند کرنا چاہتی ہے، لیکن اس میں منصوبہ بندی کا فقدان ہے۔ یہ بالکل میں کلیئر بات آپ کو کہہ رہا ہوں، مقبولیت ان کے پاس بہت ہے، بے شمار مقبولیت ہے، لیکن مقبولیت کے ساتھ ساتھ کو منصوبہ چاہیے ہوتا ہے نا، منصوبہ بندی ان کے پاس نہیں ہے۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بڑا عجیب و غریب کام کر دیا۔ یہ سفارتی دنیا کے اندر ایک تہلکہ مچ گیا، اور اگر آنے والے دنوں میں انہوں نے یہ کام مزید کیا نا تو بڑا شغل لگ جائے گا پوری دنیا میں۔ ہوا یہ ہے کہ میکرون نے اور نیٹو نے کچھ مخالفت کی ہے تھوڑی بہت ڈونلڈ ٹرمپ کی، کہ یار آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ خاص طور پہ یہ غزہ پیس بورڈ کے حوالے سے انہوں نے اپنے آپ کو باہر رکھا، انکار کیا۔ تو ٹرمپ نے ایک تو دھمکی لگائی کہ اگر فرانس ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوگا تو ہم فرانسیسی شراب پر 200% تک امریکہ میں ٹیرف لگا دیں گے۔ یعنی امریکہ میں بہت ساری فرانسیسی شراب جاتی ہے، وہ بہت پیسہ کماتے ہیں اس سے۔ وہ کہہ رہے جی اس کے اوپر ہم 200% تک ٹیرف لگا دیں گے، پھر لوگ نہیں خریدیں گے اور آپ کا نقصان ہوگا۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے میکرون جو فرانسیسی صدر ہے، ایک اس کا میسج اور ایک نیٹو کے سیکرٹری جنرل کا میسج اپنا جو ان کا ایک ٹروتھ کا ایک پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر پبلک کر دی ہے۔ تو ذرا یہ آپ میسیجز دیکھیں، اس کے اندر جو ایک میسج ہے وہ سیکرٹری جنرل نیٹو کا ہے۔ وہ کہتا ہے مسٹر پریزیڈنٹ ڈیئر ڈونلڈ، what you accomplished in Syria today is incredible. I will use my media engagements in Davos to highlight your work there in Gaza.